हाईएस्ट की बात करें तो वी डिड ओवर 55 लाख इन अ डे। इन अ सिंगल डे 55 लाख। इवेंचुअली अगले 3 महीने में आई लूज आउट एवरीथिंग। आजकल देखो सबको यही करता है कि दे जस्ट गो, एक प्रोडक्ट दिखा जो किसी के लिए चल रहा है, उसको पेस्ट किया आपने, वो स्टोर पे डाला एंड देन सेम टू सेम एड कॉपी उठाई, सेम वीडियो उठाया आपने पे डाला एंड देन दे सी कि यार आज मैंने ऐड चला दिया कल करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है। वेलकम टू एपिसोड ऑफ कुशल्स कॉन्वर्सेशंस। आज की इस पॉडकास्ट सीरीज में मेरे साथ है मेरे काफी खास फ्रेंड मिस्टर नीले बेसिकली रन करते हैं काफी सारी ई कॉमर्स एंड D2C वेबसाइट्स एंड इसके साथ साथ नीले जो है अभी करंटली एक स्टोर रन करे जिसका नाम है बेबी लामा। बाकी और इन्फॉर्मेशन हम नीले से जानेंगे। तो सबसे पहले लेट्स वेलकम नीले। सो अगेन नीले, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए अपने बारे में, कौन हो आप, क्या करते हैं एग्जैक्टली? माई सेल्फ निलय चक्रपाणी और मैं पिछले 8 साल से ई कॉमर्स कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी कुछ किया बट इवेंचुअली सेटल्ड विद ई कॉमर्स। सारे पिछले 2 साल से D2C ब्रांड चला रहा हूँ। सारे एंगल ट्राई कर लिए हैं मैंने ई कॉमर्स के, ड्रॉप शिपिंग, यूएस ड्रॉप शिपिंग, इंडियन, देन लास्ट में सेटल हुआ D2C। ओके परफेक्ट। तो जैसा कि इन्होंने बताया, इन्होंने काफ़ी कुछ ट्राई किया, इंडियन ड्रॉप शिपिंग, यूएस ड्रॉप शिपिंग, और अब फाइनली जाके सेटल हुए हैं ये एक प्रॉपर D2C ब्रांड पे। तो उस पर भी अभी थोड़ा और एम्फसाइज करते हुए बात करते हैं। सो अब चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा आपके ब्रांड के ही बारे में। जैसे अभी करंटली आपने मेरे को बताया था कि आप प्राइमरली फोकस कर रहे हो अपने एक सिंगल अभी ब्रांड पे, ठीक है, जो कि मोर ऑफ बेस्ड है बेबी प्रोडक्ट्स एंड ऑल के ऊपर। सो उसकी अगर हम बात करें, सो नंबर से स्टार्ट करते हैं बिकॉज अगेन नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। हाईएस्ट नंबर अगर आप बताने में कंफर्टेबल हो, इन अ डे, इन अ मंथ और इन अ ईयर, आप तो आपने कितने नंबर एग्जैक्टली अभी करें? हाईएस्ट की बात करें तो वी डिड ओवर 55 लाख इन अ डे। इन अ सिंगल डे 55 लाख। इट वाज ब्लैक फ्राइडे चल रहा था, हमने काफी सारी डील निकाली हुई थी। ओके। एंड एक सिंगल डे पे हमने बजट बहुत ज्यादा पुश कर दिया और इट वर्कड फॉर अस। सो या हाईएस्ट वाज 55 लाख। अच्छा, 55 लाख रुपए एक दिन में। महीने में कितना करा था? महीने में दैट मंथ वी डिड 3.7 CR। 3.7 CR। और लास्ट ईयर टोटल कितना किया था? तो लास्ट ईयर फेब 6 को हमने ये ब्रांड शुरू किया था। तब से लेकर अगर आज तक हम देखें तो 12.7 CR की सेल हो रखी है आफ्टर कैंसिलेशन। 12 करोड़ रुपए की आपकी नेट सेल्स। काफी इनक्रेडिबल नंबर है। तो आपको ऐसा लग रहा हो कि एकदम शार्क टैंक की फिच चल रही है, ये हमें अपने रेवेन्यू नंबर्स बता रहे, बट ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे अगेन एक प्रैक्टिकल वीडियो लाए हैं जहाँ पे नीले ने, जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने 12 करोड़ से ऊपर की सेल निकाली है। सो इनसे आज इसी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये नंबर्स अगर आपको अपनी ब्रांड को लेके जाना है या फिर एक नए ई कॉमर्स स्टोर रनर हो या फिर आप एक नई ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हो, सो आप भी एग्जैक्टली कैसे अपनी ब्रांड को इतनी क्रेजी नंबर्स से स्केल कर सकते हो। सो नीले, अगर हम अभी बात करें कि आपकी ब्रांड पे, ये तो आपने बता दिया नेट रेवेन्यू राइट, एंड ई कॉमर्स में काफ़ी लोग ये जानते हैं कि ये तो ग्रीन साइड ऑफ द स्टोरी होती है कि भाई इतना पैसा हो रहा है, बट एक्चुअल थिंग इज कि आप अभी प्रॉफिटेबिलिटी, फर्स्टली ये बताओ कि आप प्रॉफिटेबल हो? यस। कितना परसेंट प्रॉफिटेबल हो? सो अगर पूरे साल का देखा जाए तो हमने पूरा साल का क्यूमुलेटिव किया 7% 7%, विच इज अगेन नॉट बैड। सो ये 7% आफ्टर टैक्स था, बिफोर टैक्स था? पैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। करेक्ट, गॉट इट, परफेक्ट। तो 7% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज नॉट अ बैड नंबर एट ऑल, कंसिडरिंग आप इंडिया में रन कर रहे हो एंड ऑब्वियसली काफी सारी कॉस्ट आती होगी। उस पर भी अभी फिक्स कॉस्ट काफी सारी होती है, वेरिएबल भी काफी होते हैं, ऑपरेशंस भी काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। और बाकी आप हिसाब तो लगा ही सकते हो कि 60% 12 करोड़ का कितना होता है। तो मेरे को नीचे कमेंट से बताना कि कितना एग्जैक्टली होता है। बैक टू यू, थोड़ा आपका अगर बैकग्राउंड ऑडियंस जानना चाहिए कि आप एग्जैक्टली हो कौन। मतलब आपने ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस किया आप कौन हो, बट आप कैसे इस डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आए, आपने क्या क्या कर रखा था पहले? सो स्टार्टिंग करते हैं, मैं बचपन से मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया था। सो पढ़ाई चल रही थी, अच्छी चल रही थी, बट इवेंचुअली जब हॉस्टल में आप लोगों के साथ रहते हो तो यू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स। करेक्ट। वहाँ पे मुझे थोड़ा सा फेसबुक में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ था जब मैं 9th क्लास में था। और मुझे पता लगा कि एक फेसबुक पेज करके कुछ नया आया है। सो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग पेजेस इन 2009। 3 से 4 साल मैंने वो किया एंड फिर मुझे कोटा में जाना पड़ा IIT तैयारी करने, एंड देन 2 साल वहाँ पे तैयारी करी। जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ तो उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा हो गया कि शायद वो इंजीनियर बनने का मेरा अंदर से मन नहीं था, मेरे घर वालों का मन था मुझे बनाने का। तो मैं इंजीनियर तो बन गया, लेकिन वो 4 साल मैंने एक्चुअली में इंजीनियरिंग से काम ना करी। इंजीनियरिंग का आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड जो ऑनलाइन मनी मेकिंग वाली चीज़ होती है,
बिकॉज 2012-13 में हमें वही पता लगता था कि हम एक सर्च करते थे कीवर्ड अर्न मनी ऑनलाइन, सब जो भी चीज़ दिखती थी वी ट्राइड एवरीथिंग। ये सब करते करते, और उस समय फेसबुक के पेजेस काफ़ी अच्छे बना रहा था। आई यूज टू क्रिएट पेजेस एंड देन सेल इट। ओके। सो वो बिजनेस से मेरा जितना भी पैसा आता था मैं उसको मुझे एक कीवर्ड दिख गया था एक दिन, 2015 की बात है, मैं ऐसे ही रिसर्च कर रहा था अपना डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी कुछ, तो मुझे वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग कीवर्ड दिखा। ओके। तो 2015 नवंबर की बात थी जब पहली बार मुझे पता लगा कि ड्रॉप शिपिंग को एक कीवर्ड है। और उस समय इतना ज़्यादा यूट्यूब पे या फिर आप फेसबुक बोल लो या कोई ऐसा ग्रुप इतने ज़्यादा नहीं होते थे इंडिया में, तो बिल्कुल ही नहीं थे बिकॉज इट वाज वेरी न्यू इन इंडिया। करेक्ट। सो यूएस के बहुत ग्रुप थे, वो धीरे धीरे मिलना शुरू हुए, और उसमें सबसे बड़ी हेल्प करी थी मुझे रेडिट ने। रेडिट पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था 2015-16 में। तो 1 साल लग गया मुझे वो सीखने में बिकॉज कोई सिखाने वाला नहीं था। तो जो शॉपिफाई का खुद का फॉरम होता है जहाँ पे वो खुद क्वेश्चंस करते हैं, आंसर करते हैं, मैंने वहाँ से सीखना शुरू किया। तो 1 से 1.5 साल मुझे पूरा लग गया, जहाँ पे मैंने पहला स्टोर बनाया, प्रोडक्ट अपलोड किया, और एक लॉन्ग जर्नी थी वहाँ पे। एक 6 महीने का पीरियड था जहाँ पे मैं पैसे लगा रहा था कुछ गैप में, और एक भी सेल नहीं आ रही थी। सो पहले 3 महीने तो मैंने ऐड चलाए हैं, और स्टोर से पासवर्ड नहीं हटाया था क्योंकि मुझे पता नहीं था पासवर्ड हटाना होता है। मुझे क्योंकि एक होता है जिसने भी शॉपिफाई चलाया होगा या यूज़ किया होगा, तो ये पासवर्ड नहीं, उन्होंने अगर लॉगिन कर रखा है ना अपना, और वो एडमिन है, तो जब भी वो वेबसाइट खोलेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी। करेक्ट। सो बट न्यू यूजर खोलेगा तो पासवर्ड मांगेगी, जो कस्टमर आपको होगा उसको दिखेगी नहीं वेबसाइट। और मैं ऐड चलाया जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि ऐसे क्या, और बट उस टाइम पे आई गेस मैं 1000 रुपये का ऐड चलाता था, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता था ऑब्वियसली। तो वो करते करते मुझे 2016 के एंड में जाके पहला ब्रेक थ्रू मिला, जहाँ पे मैंने यूएस में पहला प्रोडक्ट क्रैक किया। क्या प्रोडक्ट था? इट वाज लॉन्जरी, जो सबसे इजी होता था, हर एक बंदे का सबसे पहला प्रोडक्ट। क्या नंबर्स कर रहे थे उस टाइम पे? यार $200 से $250 भी करते थे हम, बहुत खुश हो जाते थे रेल का। बिकॉज जो मुझे पहले याद है कि पहली सेल जब आई थी, और हमारे हॉस्टल में बंकर बेड होते थे, और मैं ऊपर बेड पे सो रहा था और मैं कूद गया था ऊपर से, बिकॉज वो जो रिंगटोन कचिंग जो आता है ना, वो इतना एक्साइटमेंट था, इंटरेस्ट था कि मैं रात के 3:30-4 बज रहे थे, और मैं बेड से कूद गया नीचे कि सेल आ गई है, क्योंकि वो 6 से 7 महीने की जर्नी थी वो सेल लाने के लिए। अग्री। तो वो खुशी एक बहुत ज़्यादा थी। धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हुई, 1 महीना लग गया, 2 महीने लग गए मुझे एक स्केल लाने में। ऐसा बहुत सारे हफ्ते रहे जिसमें एक भी सेल नहीं आई। करेक्ट। फिर मुझे पता लगा कि अभी उस समय फेसबुक पे ना पैसा डाल के आप इंस्टाग्राम पे लोगों को रीच आउट करो, देयर आर पेजेस जो ये सारा काम कर देते हैं। और फेसबुक पेजेस जो मैं बनाता था उससे थोड़ा सा मेरा ऐसा नेटवर्क हो गया था जिनके पास इंस्टाग्राम के पेजेस थे, तो मैंने उनको रीच आउट किया। तो पहले 5 से 6 कैंपेन तो उतने अच्छे परफॉर्म नहीं किए, बिकॉज हमें नहीं पता था किस तरह क्रिएटिव चलते हैं, क्या होता है। सो इट वाज अ वेरी ह्यूज लर्निंग कर्व फॉर मी। जो पहले 2 साल थे उसमें मैंने से सीखा था, और वो सीखने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल रहूँगा कि हाँ यार, शॉपिफाई का जो फॉरम है वो बहुत अच्छा है। आजकल कोई नहीं देखता वो, बिकॉज उससे ज़्यादा नॉलेज आपको यूट्यूब और बाकी जगह मिल जाती है, बट उस टाइम पे वही था। तो देन 2017 में मेरा पहला $1 मिलियन हुआ था। अच्छा, पहला $1 मिलियन कैसे हुआ था? क्या कौन सी स्टोर रन कर रहे थे? इट वाज कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग स्टोर, मैं सब कुछ चलाता था। हाँ। और लकीली मुझे एक प्रोडक्ट मिल गया था जो कि ड्रोन था। और उस टाइम ड्रोन पे कोई ऐसा बैन नहीं था, यूएस में ही बेस्ड है। तो और उस समय कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो जैसे आजकल बहुत सोर्सिंग के प्लेटफॉर्म आ गए हैं। आपको चाइना से भी भेजना है तो आप बस एक क्लिक करो और वो चला जाता है, सोर्स होता है। करेक्ट। बट पहले हमें अली एक्सप्रेस पे जाके वेंडर से रीच आउट करना होता था, मैनुअली सारा कुछ मैनुअली होता था। वो पहला प्रोडक्ट था जहाँ पे आई मेड ह्यूज मनी, $1 मिलियन फ्रॉम अ सिंगल स्टोर। और वो 3 महीने में हुआ था, Q4 में। ओके। बट इवेंचुअली अगले 3 महीने में आई लूज आउट एवरीथिंग। तो कैसे? क्योंकि पेपाल के चार्जबैक थे, बहुत सारे ऐसे चीज़ थी जो मुझे नहीं पता थी। सपोर्ट कैसा होता है, ईमेल्स के कितनी जल्दी रिप्लाई देने हैं। मतलब उस टाइम पे भी 7 करोड़ कमाया पर सब खो दिया था। शिट। बिकॉज मैं जस्ट कॉलेज से बाहर निकला था, और मेरे लिए एक अलग एक्साइटमेंट थी कि यार इतना कमा रहा हूँ तो मैं उड़ाऊंगा भी। हाँ। और कॉलेज से जस्ट निकलने के बाद आप दिल्ली आओ और आपको वो सारा दिखे तो आप करते हो। सो मैंने वो जी ली। उसके बाद मुझे 3 महीने बाद समझ में आया कि मुझे वापस देने पड़ेंगे, क्योंकि चार्जबैक तो आपके 180 दिन तक आ रहे हैं। हाँ। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा पैसा था जो मुझे वापस देना पड़ा। सो इट वाज नॉट अ लॉस मेकिंग, बट ऐसा कुछ प्रॉफिट भी नहीं बना। हाँ, मैंने वो पल एंजॉय कर लिया बिकॉज उस समय पैसा आ रहा था। जी लिया। सो
उस समय एक तो यही पता था पेपाल होता है, उस समय इतना था वो भी नहीं था कि स्ट्राइप आप लगवा लो, ना इतने सारे कॉन्टैक्ट मिलते थे। तो पहला मेरा पेमेंट गेटवे पेपाल ही था। सबका मतलब मोस्टली ड्रॉपशिपर्स का पेपाल ही रहता है। जब वो ब्लॉक हुआ देन आई एक्सप्लोर्ड कि हाँ मैं यूएस में कंपनी रजिस्टर करूँ, बाहर वहाँ से स्ट्राइप लूँ, पेमेंट गेटवे और लूँ। तो वो अगेन ऐसे कि सारा कुछ खुद से करके लूज करके सारा कुछ मैंने सीख लिया था। हाँ करेक्ट। देन 2018 के बाद तो आई स्टार्टेड रनिंग इन इंडिया, और तब से इंडिया एंड देन D2C। फिर मैं ड्रॉप शिपिंग के यूएस ड्रॉप शिपिंग पे उतना मूव नहीं किया बिकॉज वो मुझे इतना एक्साइट नहीं कर रहा था, क्योंकि इंडिया में जो नंबर आप कर सकते हो ईजिली वो यूएस में नहीं कर सकते थे। ओके आई सी। तो मतलब अगेन ये सब आपको ना फेस करना पड़े, इसीलिए ये हम वैल्यूएबल कंटेंट और वैल्यूएबल पॉडकास्ट आपके लिए लाए हैं, ताकि आप इनके एक्सपीरियंसेस से काफ़ी कुछ सीख पाओ कि अगर आप भी एक नए ई कॉमर्स स्टोर रन करना चाहते हो या कर रहे हो तो कौन कौन सी ऐसी वो मिस्टेक्स हैं जो इन्होंने करी पर आप ना करो। उसके लिए पूरा देखिए आज के इस पॉडकास्ट को, अभी आपके लिए हम और भी काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन लाएंगे। सो अब एग्जैक्टली बात करते हैं हम कि अभी तक हमने इतनी सारी बात करी, ई कॉमर्स, D2C, इतने फैंसी टर्म यूज़ कर लिए, बट स्टिल उस ऑडियंस के लिए आप एक चीज़ बताओ जिसको पता ही नहीं कि ई कॉमर्स क्या होता है, या फिर करेक्ट डेफिनेशन ई कॉमर्स की क्या है। लेमन टर्म्स में आप कहना चाह रहे हो कि हाँ ई कॉमर्स क्या होता है, करेक्ट। अभी इंडिया में अगर आप ई कॉमर्स बोलो तो लोगों को लगता है अमेजोन और फ्लिपकार्ट। ओके हाँ करेक्ट। बट अगर मैं सही मतलब बताऊँ ई कॉमर्स का, तो ई कॉमर्स जितना भी कुछ आप कर रहे हो, जो ऑनलाइन बिक रहा है, कुछ भी बिक रहा है, वो सब ई कॉमर्स के अंदर आ जाता है। ओके। अब उसमें अगर आपका खुद का वेबसाइट है और मैं एज अ ब्रांड उसको बेच रहा हूँ तो वो D2C आ जाता है, वो भी एक ई कॉमर्स का ही पार्ट है। अगर मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ जहाँ पे मैं वायरल प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, वो भी ई कॉमर्स का पार्ट है। अगर मैंने मार्केट प्लेस, जो कि लोगों को लगता है कि वो ई कॉमर्स है, अभी मैंने बताया अमेजोन और फ्लिपकार्ट, वो मार्केट प्लेस है। वो ई कॉमर्स ऐसा नहीं कि उसको ई कॉमर्स डिफाइन कर देंगे, करेक्ट, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स एज अ मार्केट प्लेस। और इसी तरह से सोशल कॉमर्स, कंटेंट कॉमर्स, बहुत सारा ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ई कॉमर्स बहुत बड़ी चीज़ है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। इट डिपेंड कि आप कौन से पार्ट में जाना चाह रहे हो या कहाँ से शुरू करते हो और कहाँ पे मूव करते हो। मेरा जो पाथ था वो यही था कि मैंने शुरू किया वायरल से, ड्रॉप शिपिंग से, आई मूव टू D2C ब्रांड, देन आई मूव टू मार्केट प्लेस। तो मैंने वो तीनों तो कैप्चर कर लिए हैं। अब जो बाकी हम अभी इससे पहले डिस्कशन कर रहे थे कि कंटेंट कॉमर्स, ऑल थिंग्स और सोशल कॉमर्स, अब मैं उसकी तरफ भी ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि ब्रांड को अगर मुझे बड़ा बनाना है तो मुझे 360 मार्केटिंग करनी पड़ेगी। करेक्ट। इस पे अभी और थोड़ी बात करेंगे कैसे इन्होंने ट्रांजिशन करा फ्रॉम अ ड्रॉप शिपिंग माइंडसेट टू अ ब्रांड बिल्डिंग माइंडसेट। क्योंकि होता क्या है, अगर मैं भी थोड़ा बताऊं, तो मैं ई कॉमर्स करता नहीं, बट मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया है, मैंने बहुत सारी वीडियोस भी कंज्यूम करी है। ड्रॉप शिपिंग में इन जनरल आपका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हाई होता है, करेक्ट मी, ठीक है, करेक्ट। सो लोगों को, जब कोई बंदा जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा होता है, वो जैसे ही ई कॉमर्स में आता है, उसको एक ना बहुत बड़ा धक्का लगता है। मतलब जब वो अपनी D2C बनाने में लगता है, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर वेबसाइट बनाता है या एक ब्रांड बनाने की तरफ जाता है, कि स्ट्रेट अवे फ्रॉम 30-40% नेट मार्जिन वो आ जाता है 10% या 15% पे। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा हिट होता है। सो इनके एक्सपीरियंसेस से अभी हम और इनसे पूछेंगे, या फिर वी कैन जस्ट स्टार्ट विद कि आपका ये माइंडसेट शिफ्ट कैसे हुआ, एंड मतलब आज आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो ऑन अ 7-8% नेट मार्जिन। सो ट्रांजिशन कैसे हुआ, इसका था कि मैंने बहुत सारे नंबर कर लिए थे। सो जब आप ई कॉमर्स शुरू करते हो अपना, सो आप शुरू करते हो ड्रॉप शिपिंग से, जो क्योंकि बहुत इजी एंट्री है, एंट्री बैरियर्स कम है। आप आज शुरू करोगे, आपको आज सेल दिख सकती है अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट पिक किया है, तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स चीज़ें दिखने लगती है। तो आप सबसे इजी वही है करना, और अगर कोई शुरू भी कर रहा है जिसको बहुत कम नॉलेज है, जस्ट स्टार्ट कर रहा है, आई विल सजेस्ट ही वही करे। बिकॉज D2C ब्रांड बनाने के लिए या कोई भी ऐसा ब्रांडेड चीज़ करने के लिए आपको एक नीश में जाना पड़ेगा। नीश होता है कोई कैटेगरी, वो कैटेगरी कौन सी अच्छी आपको पसंद आती है, आपके लिए चलती है, आप कौन सी कैटेगरी में बहुत कंफर्टेबल हो, वो तभी पता लगता है जब आप सारी चला लेते हो। करेक्ट। तो मैंने ड्रॉप शिपिंग से शुरू किया, मैंने सारा कुछ चलाया। मैंने US में गोल्फ के प्रोडक्ट बेचे हैं जो कि बहुत हाई मार्जिन प्रोडक्ट होते थे, मैंने बैकयार्ड प्रोडक्ट बेचे हैं, मैंने लॉन्जरी बेची। सब कुछ बेचने के बाद ना, मैंने जो मेरे बहुत ज़्यादा विनर प्रोडक्ट होते थे वो निकलते थे बेबी नीश से, क्योंकि आई गेस मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पाता था मेरे फैमिली में जब मैं बड़ा हो रहा था। सो मैं मम्मी पापा की साइड से, दोनों साइड से बड़ा हूँ मैं। सो मेरे फैमिली में बहुत सारे छोटे बच्चे थे। ओके।
मामा के, चाचा के, इन सब के। हाँ और कोई भी अगर फैमिली ट्रिप प्लान होती थी ना, तो उनके 4-4-5-5 बैग होते थे, हाँ जिसमें एक में दूध जा रहा है, एक में पानी जा रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं। और बहुत सारे उनके जो यूटेंसिल्स वगैरह हैं उनके, मतलब मैंने भी देखा, मतलब आपका सामान कम होता था, उनका ज्यादा। डेफिनेटली अग्री। सो ये सारी प्रॉब्लम देखी तो मुझे एक प्रोडक्ट हिट हुआ, जहाँ पे मैंने यूएस में एक बॉटल बेची, जो कि बाद में किक स्टार्टर पे भी आ गई थी। तो उस बॉटल में, एक बॉटल में आप अपना पाउडर जो आता है, मिल्क पाउडर, वो डालो, उसी में पानी डालो और उसी में गर्म होके डायरेक्टली आप उसको बॉटल नीचे से खोल के पिला सकते हो। वाओ। सो एक बॉटल में वो पूरा बैग का सोल्यूशन आ चुका था। तो जब ये वाली चीज़ मुझे हिट करी तो मैंने कहा यार शायद मैं उस डायरेक्शन में बहुत अच्छा सोच पा रहा हूँ जो पेरेंट्स को इश्यूज आते हैं। बिकॉज ई कॉमर्स करना कहीं ना कहीं ये है कि आप एक राइट प्रॉब्लम को पकड़ लो और उसका सोल्यूशन देना शुरू कर दो। करेक्ट। अगर वो मास प्रॉब्लम है तो आपका ब्रांड हिट करेगा ही करेगा। तो ये वाली चीज़ है, मैंने 3 से 4 साल ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छे कर ली, इंडिया में आकर ड्रॉप शिपिंग कर ली, इंडिया में वायरल स्टोर चला लिया, सब कुछ करने के बाद मुझे समझ में आया जो बेबी का नीश होता है उसमें कभी भी आपका सप्लाई डिमांड वाली चीज़ का इशू नहीं आ रहा, हमेशा ही आपका डिमांड आने वाली है। बच्चे जिसका एक बच्चा है उसका 2 से 3 साल बाद दूसरा बच्चा हो जाता है। तो वो जो कस्टमर की साइकिल होती है, और एक बच्चा भी है तो वो भी बड़ा हो रहा है। सो जब मैंने ब्रांड ये वाला शुरू किया था फरवरी में, उससे पहले मैंने 3 महीने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी। मैंने पेट का नीश पकड़ा था, मैंने बहुत सारे अलग अलग नीश पकड़े। मुझे सबसे बड़ा टैम जो होता है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो मुझे बेबी नीश में अग्री बिकॉज वो कभी भी नहीं बंद होने वाले होना, वो होना ही होना है। तो मेरा था कि मैं तब से टारगेट करूंगा जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है। हाँ। उस दिन से टारगेट करते करते उसका जब पहला बच्चा 18 साल का हो जाता है, हाँ। मैं तब तक उसको सामान बेच सकता हूँ अगर मेरा सामान अच्छा है तो। करेक्ट। तो उस मोटिव टाइम बड़ा हो जाता है, यूजर की लाइफ टाइम वैल्यूज बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो एक बार लगनी है, अगर वो कस्टमर को पसंद आ गया तो बार बार रिटेंशन मार्केटिंग करके उसको काफी स्टिक करा सकते। इवन वी हैव कस्टमर जिनको पहली बार में हमने बुलाया एड से, उसके बाद जस्ट एक SMS और व्हाट्सएप से उन्होंने हमसे 70 से 80 हज़ार की शॉपिंग करी हुई है। सो हम हर मंथ उनको एक ब्रॉडकास्ट भेजते हैं जहाँ पे जो भी हमारे नए डिज़ाइंस आते हैं कपड़ों के, बिकॉज वी आर इन क्लोथिंग, बेबी क्लोथिंग भी करते हैं, बेबी एसेंशियल भी करते हैं, टॉयज़ भी करते हैं। तो हम सेगमेंट बना रखा है, हर कैटेगरी का जो भी नए प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ भी ऐसा नया आता है, वी पुश दैट ऑन व्हाट्सएप, और उस एक सिंगल व्हाट्सएप से 2.5 से 3 लाख की सेल बहुत ईजिली निकाल लेते हैं हम। अच्छा, अब वापस आते प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, तो आपने प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे डाइजेस्ट किया, इतनी कम प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसे ऑपरेट कर? तो मैं व्हाट्स योर विजन दैट यू आर टारगेटिंग? तो जो ड्रॉपशिपर होते हैं, जो भी नए ड्रॉपशिपर होते हैं, वो फॉर नेक्स्ट 7 डेज और मे बी 1 महीने का सोच पाते हैं। करेक्ट। मैं भी उसी पॉइंट पे सोचता हूँ। मैं तो अगले दिन का सोचता था कि ठीक है आज पैसा लगा दिया, कल के लिए बचाएगी नहीं। हाँ। और वो अगर बच रहा है प्रॉफिट से ही बच पा रहा होगा। हाँ। तो मेरी तो लाइफ साइकिल बस उतनी सोच पाता था मैं, जो भी प्रोडक्ट चला रहा था कुछ भी। हाँ। लेकिन जब मैंने वो मल्टीपल टाइम कर लिया ना, हाँ। तो मुझे समझ में आया कि ये रिंस रिपीट वाला मेथड आप कब तक कर सकते। करेक्ट, वो तो वही और मजदूरी वाली हो जाती है, कुछ वैल्यू एडिशन तो कर ही नहीं रहे हो। मतलब आपका जो एक कस्टमर था जो शायद आपसे 10 बार और खरीद सकता था, उसको आपने एक बार बेच के फिर आप भूल चुके हो उसको, क्योंकि वायरल स्टोर ऐसे ही होते थे, 2 से 3 महीने चलते थे फिर बंद कर देते थे। तो वहाँ पे मुझे समझ में आया कि यार कुछ ऐसा बनाते हैं जो शायद मुझे अगले दिन अच्छा प्रॉफिट ना दे, बट एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल बाद जब मैं उसकी वैल्यू देखूं तो वो इतनी हो चुकी हो, मेरे पास ऐसे कस्टमर हो लॉयल कि कोई भी आके ना मेरे ब्रांड पे पैसे लगाने को रेडी हो जाए। तो मैं उस सेम टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी ना देख के मैं देख रहा हूँ कि 1 से 1.5 साल बाद में कितना उससे बना। वैल्यू एडिशन है ये। करेक्ट, बिकॉज ऑब्वियसली अब अगर आप अपनी करंट ब्रांड से एग्जिट लेना चाहोगे तो वो बहुत क्रेजी नंबर की एग्जिट होगी। सो मतलब अगेन आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो? आई एम थिंकिंग ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 years, क्योंकि उतने में मैं भी सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। एक अच्छा ब्रांड बना लिया है, जो मेरा सारा मन था करने का वो सब कर लिया है। देन आई विल थिंक कि हाँ अब वो पॉइंट आ गया। अगर शायद उसके बाद भी मुझे लगता है तो मैं आई विल कंटिन्यू, बिकॉज ये ब्रांड को एक्चुअली में मेरा खुद का बच्चा ही था जिसका मैंने ग्रो किया है और मैं उसके साथ उसको रहना चाहता हूँ। बट स्टिल लेट्स सी आगे 2-3 साल में क्या होता है। अब बेसिकली बात करते हैं कि क्विकली अगर आप 5 मिनट के अंदर बता पाओ या 10 मिनट के अंदर कि एग्जैक्टली अगर किसी को D2C ब्रांड स्टार्ट करना है तो क्या पार्ट्स होते हैं और क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स किसी को आ सकती है इन सारे सेक्शंस में ऑफ रनिंग अ D2C ब्रांड? सो जितना मैंने ई कॉमर्स किया उससे मुझे समझ में आया देयर आर 4 सेक्शंस जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने होते हैं। फर्स्ट इज़ योर प्रोडक्ट। ओके,
प्रोडक्ट अगर मार्केट फिट नहीं है तो आप कितना भी पैसा डाल दो, कितना भी अच्छी मार्केटिंग कर दो, वो एक पॉइंट पे आके बंद हो जाएगा, नहीं बिकेगा। सो मेरा सबसे बड़ा फोकस होता था मैं प्रोडक्ट ही वैसे लाऊं, या तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ इनिशियली। सो मेरे जितना भी मैंने स्टोर चलाया बेबी का शुरू किया था जब से, मैंने इनिशियली टॉयज़ बेचे या ऐसे प्रोडक्ट बेचे जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। हमने लर्निंग टॉयज़ बेचे। इंडिया में मॉन्टेसरी टॉयज़ की अभी मार्केट उतनी बड़ी नहीं थी, हमने लास्ट ईयर इतना ज़्यादा बेचा है, और उसके बाद हम 95% डिलीवरी परसेंटेज लेके और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया था लास्ट जब समर वेकेशन था। अगेन इस साल हम वही करने वाले हैं। सो मॉन्टेसरी टॉयज़ की बहुत बड़ी मार्केट है। तो इस तरह से जब मैंने सेगमेंट बना लिया कि मैं यहाँ से कस्टमर लेकर आऊँगा, और जब एक बार कोई अपने बच्चों के लिए टॉयज़ ले रहा है तो वो कपड़े भी तो ले सकता है ना, बिकॉज बच्चा है उसका। देन फिर हमने रीमार्केटिंग के थ्रू उसको कपड़े बेचना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मैं कैटलॉग बढ़ाना शुरू कर रहा था। इस तरह से मैंने अपना AOV बढ़ा लिया पर कस्टमर पे, कि मैं उसको इनिशियली बहुत सस्ते में लेके आ पा रहा था, बिकॉज मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ दिखा रहा था। कपड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होते हैं, तो उसके लिए मुझे एक फनल बनानी थी, जिसको मैंने इस तरह से यूज़ किया कि मैं बच्चों को, मतलब पेरेंट्स को वो बेच दूंगा जो बहुत ही यूनिक लग रहा होगा, वो देखते ही बाई कर लेंगे। और जब आप ई-कॉमर्स करते हो और फेसबुक या सोशल मीडिया के थ्रू करते हो तो वो इंस्टेंट बाई होता है। वो ऐसा नहीं होता कि बंदा सोचता है ये लेना है, वो गूगल पे जाके नहीं सर्च कर रहा है, वो फेसबुक पे एक ऐड देख रहा है, उसको इम्पल्स बाई बोलते हैं, जिसको उसको तुरंत लगा कि अच्छा इस चीज़ की ज़रूरत है। शायद उस ऐड को देखने से पहले उसको पता भी नहीं था कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी। करेक्ट। हमारा वीडियो देखने के बाद उसको लगता है कि ये प्रॉब्लम तो है एंड लेट्स बाई इट। और एक बार अगर वो कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आ गया, उसने बाई नहीं किया, देन इफ यू आर गुड मार्केटर तो आप उसको बेच दोगे किसी भी तरह, और परेशान कर दोगे उसको ऐड दिखा के भाई खरीदना नहीं पड़ेगा। हम रीटारगेटिंग पे सबसे बड़ा ROS लेकर आते हैं अपना। ऑब्वियसली हमारा सारा कैंपेन अगर 4 से 5 के ROS पे चल रहे हैं तो रीटारगेटिंग के कैंपेन हमारे 10 से 12 के ROS पे चलते हैं। काफी क्रेजी ROS है, क्योंकि अगर मैं ROS बताऊं तो बेसिकली रिटर्न ऑन एड स्पेंड होता है। इंडस्ट्री एवरेज 3 से 4x का है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट अगर ये 10 से 12 का लाभ आ रहा है रीमार्केटिंग वाले कैंपेन्स पे तो काफी अच्छा है, बिकॉज वो वार्म ऑडियंस, उन्होंने आपको ब्रांड ऑलरेडी देख लिया, इंटरेक्ट किया है आपके क्रिएटिव के साथ। सो कहीं अगर आपने सही से प्लेसमेंट कर दी अपनी एड्स की तो इट विल कन्वर्ट। प्रोडक्ट में और क्या मैटर करता है, मतलब ये तो हमने बात कर ली कि प्रोडक्ट होना कैसे चाहिए, बट प्रोडक्ट आएगा कहाँ से, बंदे कैसे प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं अपनी D2C ब्रांड के लिए? तो सेकेंड पार्ट आता है प्रोडक्ट सोर्सिंग का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, बट या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे मैं कहूँगा कि इनिशियली जब मैंने शुरू किया था, नॉट इन ब्रांड बट जब मैं वायरल कर रहा था, मेरा इतना कॉन्टैक्ट नहीं था कि मैं चाइना से डायरेक्ट इम्पोर्ट कर सकूँ। सो आई यूज़ टू फाइंड प्रोडक्ट इन इंडिया इटसेल्फ। और इस समय जो भी प्रोडक्ट चाइना से आते हैं, नए से नए प्रोडक्ट, 60 to 70% गुजरात में मैन्युफैक्चर हो जाते हैं। विद इन अ मंथ आपको उसका रेप्लिका मिल जाएगा, जो मे बी क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेडेड होगी लेकिन प्राइस भी कम होगा, और इवेंचुअली आपको सेम चीज़ मिल रही होगी कम प्राइस पे, और जल्दी मिलती है बिकॉज चाइना से सोर्स करने का सबसे बड़ा इशू ये आता है कि एटलीस्ट आपको 30 से 35 दिन या 40 दिन अगर आप शिप से मंगा रहे हो, और अगर आप फ्लाइट से मंगा रहे हो तो भी 7 से 10 दिन तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने इनिशियली जो भी प्रोडक्ट बेचे हैं, आज भी मैं यही करता हूँ, मैं कोई भी नया ब्रांड या कोई भी नया कुछ भी शुरू कर रहा हूँ स्टोर, उस पर जब मैं पहला प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ या पहले 5 प्रोडक्ट जो लॉन्च करता हूँ वो इंडिया सोर्स ही होते हैं, कि उनकी इन्वेंट्री एटलीस्ट 300, 400, 500 पीस मुझे इंडिया में मिल जाए। मुझे वेट ना करना पड़े अपने रिजल्ट जानने का, बिकॉज एक पार्ट आता है जहाँ पे डिलीवरी का बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे उसका ऑपरेशंस में। डिलीवरी देख के ही आप कोई भी प्रोडक्ट स्केल करोगे, कुछ भी करोगे। सो वो देखने के लिए मुझे इनिशियल कुछ तो इन्वेंट्री चाहिए थी। करेक्ट। सो मैं पहला 5 से 10 प्रोडक्ट ट्राई करता हूँ कि मैं इंडियन प्रोडक्ट उठाऊँ जो कि इंडिया में किसी वेंडर के पास अवेलेबल है। अब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप इंडिया मार्ट पे जाओ और जो भी प्रोडक्ट आपको ढूंढना है उसका सर्च करो। बहुत सारे टर्म्स डालने पड़ेंगे बिकॉज शायद उस टर्म्स पे ना आए वो सर्च, तो आप कुछ और डिफरेंट डाल दो। आपके गूगल पे जाके सर्च करो वो और किस किस नाम से रजिस्टर्ड है, एंड देन वो पर्टिकुलर सर्च करोगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा वेंडर या इम्पोर्टर मिल जाता है जो शायद उस समय ना रखे हो लेकिन वो कहीं से अरेंज करा दे। और मेरा भी शुरू ऐसे ही हुआ था। मैंने इस समय मेरे पास शायद मोर देन 70 वेंडर्स हैं जो सिर्फ टॉयज़ में डील करते हैं। सो मेरे पास इस समय वो डेटा है कि चाइना से कोई भी टॉय आता है तो सबसे पहले मेरे पास आता है। क्या बात। तो उसके बाद होता है चाइना सोर्सिंग। बट आई विल सजेस्ट कि अगर कोई डायरेक्ट चाइना से सोर्स करने जा रहा है और आप बहुत नए हो उस चीज़ में, तो आई वोंट सजेस्ट डैट कि आप वो करो।
बिकॉज आप इंडियन वाले से स्टिक करो बिकॉज एक इशू आता है कि यू हैव टू हायर अ चाइनीज एजेंट जो आपके बिहाफ पे फैक्ट्री पे जाएगा, बात करेगा, प्राइस नेगोशिएट करेगा, और कई बार ऐसा होता है कि जो आपका प्रोडक्ट का टोटल प्राइस होता है ना, उससे ज़्यादा एजेंट की फीस लगती है। और स्कैम्स बहुत इजीली हो जाते हैं, बिकॉज आप इतना इजी नहीं है चाइना जाके आपको सब कुछ कर लेना। सो उसके लिए मैंने एक सर्विस यूज़ करना शुरू कर दिया था, बिकॉज मैंने ये बेबी लामा में बहुत फेस किया था। और होता क्या था, मैं रियल प्रॉब्लम बताता हूँ कि आप जब 1000 यूनिट ऑर्डर करते हो कहीं से भी, किसी फैक्ट्री से, तो 1000 यूनिट नहीं आते कभी, नहीं आते। उसमें से 5, 10, 20 यूनिट कुछ कम होंगे, कई बार तो 200 यूनिट कम होते हैं। बट पंगा ये है कि आप पैसे पहले भेज देते हो चाइना पे। तो उसने जो इनवॉइस रेस करी वो आपकी 1000 की रेस हुई, वो जो ड्यूटी लगी वो 1000 की रेस हुई। जब वो आता है तो वो 800, तो वो जो 200 का डिफरेंस होता है ना प्रोडक्ट का, वो कॉस्ट आपकी बाकी 800 के प्रोडक्ट पे ऐड अप जाती है। करेक्ट। तो उसकी वजह से एक हमने गलती करी थी, जहाँ पे प्रोडक्ट हमें 250 का दिख रहा था और हमने उसको चला के अच्छे से बेचा, 700-800 रुपये में बेच रहे थे। उसके हमने 25 लाख के अराउंड ऑर्डर कर, मतलब रेवेन्यू कर दिया था। और जब वो आया इंडिया, वो शिप हो गया, सब कुछ हो गया, हमने उसका प्राइसिंग निकाली, बिकॉज हम लोग हर SKU की प्राइसिंग निकालते थे बाद में। वो हमें 800 रुपये का पड़ रहा था। ब्रेक इवन में चला रहे थे? नहीं, हम लॉस में चला रहे थे। ओके। हम लोगों को 100 रुपये अपनी जेब से दे के प्रोडक्ट शिप कर रहे थे, और वो उसमें RTO हुआ तो वो और भी लग रहा था। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि यार चलो, ये तो पहला प्रोडक्ट था, एक में मैंने देख लिया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी 200 यूनिट का था, तो मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ तो दिक्कत आ रही है। ऐसे बहुत सारी बार हुआ। फिर जब हमने सारी रिपोर्ट निकाली ना, तो लास्ट 1-2 महीने में हमने ऐसा बहुत मनी लूज़ कर दिया था। तो फिर हम लोग लुकआउट करना शुरू किया कि हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज एज अ मार्केटिंग गाई मैं तो मार्केटिंग में अच्छा हूँ। मैं मार्केटिंग टीम मैनेज कर सकता हूँ, उनको एड्स बता सकता हूँ कैसे चलते हैं, नए एड्स ला सकता हूँ, वो सारे में बहुत अच्छा हूँ। मुझे ऑपरेशन साइड पे उतना अच्छा नहीं आता है, बिकॉज आई गेस आप एक ही चीज़ में अच्छे हो सकते हो। करेक्ट। तो उसके लिए फिर मैंने कंपनी जो कि सोर्स इन्फी है, उसके साथ टाई अप किया। वो अब क्या करते हैं कि दे गिव मी रेट। अगर मैंने 500 यूनिट मंगाए, उन्होंने मुझे 200 का रेट दिया है। फिर वो चाहे 400 आए, चाहे वो 300 आए, आई विल पे 200 इंटू जो भी आ रहा है, और वो मुझे इंडिया में बिल कर देते हैं। ओके। सो वो वाला प्रोसेस मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। तो अगर किसी नए बंदे को करना है तो डायरेक्ट तो आई वॉन्ट सजेस्ट, आप बहुत ज़्यादा स्कैम हो जाओगे। और इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे इंपोर्टर है जो कहते हैं मंगा देंगे, बट देन अगेन दे विल आस्क फॉर 1000 और 2000 यूनिट, और इतना बड़ा बल्क में ऑर्डर लेके रखना एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा एक न्यू के लिए। करेक्ट। सो या दीज आर 2 वेज जो आप कर सकते हो। सो आई विल सजेस्ट जो स्टार्ट कर रहा है वो इंडिया से करे, थोड़ा सा सक्सेस मिलने के बाद मूव टू चाइना सोर्सिंग। हमारा हो गया प्रोडक्ट क्या कैसा चूज़ करना है, सोर्स कहाँ से करना है, थर्ड क्या आता है? थर्ड इज़ मार्केटिंग। ओके। इसमें मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा। सो मार्केटिंग इज़ माई फोर्टे, जो मैं स्टार्टिंग से करता आया। सो बट जब मैंने D2C बनाना शुरू किया, ब्रांड की तरफ गया, मार्केटिंग इज़ वेरी स्मॉल पार्ट, स्मॉल परसेंटेज ऑफ होल थिंग, मुझे ये समझ में आ गया। ओके। बिकॉज मार्केटिंग से क्या होता है, आप एक बार पैसा डाला आपने, कस्टमर आ गया, वो पहला पार्ट हो गया। अब उसको वापस लेकर आना है, उसको फिर से सेल करना है, कई जगह से एड्स कराना। वो सिर्फ एड से नहीं होता, वो आपको और एप्स यूज़ करने, ईमेल मार्केटिंग पे जाना है, बहुत सारी और चीज़ें करनी, SMS करना है, व्हाट्सएप पे जाना है, कॉल करनी है, हम लोग तो कॉल करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस तो बहुत बड़ा प्रोसेस, और एक्चुअल जो मनी बनता है ना वो वहाँ पे बनता है। इसको ओमनी चैनल मार्केटिंग कहते हैं कि मल्टीपल वे से। तो हमने देखा कि जो हमारा असली पैसा बन रहा था ना, वो फर्स्ट सेल पे उतना नहीं बन रहा था जितना बाद में बन रहा था। अगर वो बिना पैसा स्पेंड किया आ रहा है कस्टमर, तो हमने वो चीज़ एक्सप्लोर करी। तो मार्केटिंग तो देखो, आप अगर सीखना चाहोगे तो यूट्यूब पे यू कैन जस्ट सर्च, आपको बहुत सारे मार्केटिंग एंगल मिल जाएंगे, फेसबुक पे करने के लिए, इंस्टा पे करने के लिए। बट आई विल सजेस्ट कि आजकल देखो सबको यही करता है कि दे जस्ट गो, एक प्रोडक्ट दिखा जो किसी के लिए चल रहा है, उसको पेस्ट किया आपने, वो स्टोर पे डाला, एंड देन सेम टू सेम एड कॉपी उठाई, सेम वीडियो उठाया अपने पे डाला, एंड देन दे सी कि यार आज मैंने ऐड चला दिया, कल करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है। ओके। अगर आप मार्केटर खुद को बोलते हो तो आपको थोड़ा मार्केटिंग आनी चाहिए, आपको थोड़ा उस चीज़ को सेम अलग वे में प्रेजेंट करना चाहिए। तो वहाँ पे फिर आप एज अ मार्केटर आपको काम करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि मैं इस वीडियो के इस एंगल पे क्या चेंज कर दूँ। सो मेरे लिए जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले मैं भी यही करता था, कॉपी पेस्ट कर लेता था, बिकॉज तब नहीं पता था। फिर समझ में आया कि अगर आप पहले 3 सेकंड चेंज कर देते हो ना किसी वीडियो के, तो फेसबुक के लिए वो काफ़ी नई वीडियो हो जाती है, और वो आपको सारा कुछ, आपके जो KPIs होते हैं, कि जो हम लोग देख रहे होते हैं कि हाँ हमें ये मैट्रिसेस देखने हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है, जब आप लॉन्च करते हो अपने ऐड,
तो फॉर फर्स्ट 6 hours आप उसका CPC, CTR और CPM देखते हो. सो CPC इज कॉस्ट पर क्लिक, CTR इज क्लिक थ्रू रेट, और CPM इज कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन. तो ये सारे KPIs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आपने वो पहले 3 सेकंड चेंज कर दिए हैं, अपनी थंबनेल चेंज कर दी है, आपने इसमें थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट कर दिया, तो आपको CTR क्या पता जो ऑलरेडी रन कर रहा है, जो पैसे कमा रहा है, उससे भी अच्छा मिल जाए. ओके. तो ये सारे जब चीज़ों पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा. आपको फेसबुक एड जो भी नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे थोड़े दिन पहले आया था एडवांटेज प्लस. अब एडवांटेज प्लस या आप रील एड्स बोल लो. रील एड जब आया था, सो इन इंडिया देयर वाज नो वन जो रील एड यूज़ करता था, बिकॉज उनको लगता था शायद वहाँ से नहीं आएगा उस तरह का कन्वर्जन. और मैंने रील एड्स के उसी फॉर्मेट में जो 16:9 वाला रेशियो होता है, उसी में सेम ऐड बना के चालू कर दिए थे. 9:16 मैंने उसी रेशियो में सारे वीडियोस बनाए और ऐड लॉन्च कर दी, और मेरा फेसबुक और बाकी जगह से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रील पे आ रहा था. एंड देयर वाज अ टाइम जहाँ पे मैंने 4 महीने सिर्फ रील ऐड चलाए. तो वो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है ना, किसी भी नए जो भी मार्केटिंग एंगल आ रहा है या मार्केटिंग का कोई भी नया टूल आ रहा है, जैसे अब एडवांटेज प्लस एक आया नया तरीका प्रमोट करने का फेसबुक पे, मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था. सो एक ब्रांड जो मैं कंसल्ट करता हूँ, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, खदरबाज खादी सदन का जो है, उस पे मैंने 4 से 5 महीने सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज प्लस चला के 3.5 करोड़ की सेल करी है, सिर्फ एक कैंपेन से. तो मुझे उस चीज़ की पावर समझ में आ गई कि अगर आप रेगुलर लर्न करके अप्लाई कर रहे हो, तो यू विल गेट थ्रू ऑल दिस मार्केटिंग इश्यूज. अगर आप सोचते हो कि आपका 1 साल पुराना जो नॉलेज है वो वर्क कर रहा होगा, सो वो शायद 10-15% वर्क कर जाए, बट इवेंचुअली यू विल नॉट मेक मनी. सो या सो होल इन ऑल मार्केटिंग का तो यही एंगल है जो मैं इस छोटे से टाइम पे बता पाऊंगा. बट इन शॉर्ट आप अभी अपनी D2C ब्रांड्स के लिए फेसबुक एड्स रन करते हैं? या वी रन फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स एंड देन गूगल एड्स जस्ट फॉर ब्रांड अवेयरनेस, बिकॉज सबको चाहिए होता है कि अगर उसने कहीं पे फेसबुक पे देखा और गूगल पे जाके सर्च करे तो उसको टॉप पे नाम दिख जाए, बस वो चाहिए. तो उसके लिए ब्रांड क्लिक्स की वैसे भी काफ़ी सस्ती क्लिक्स आती हैं. हम वहाँ से कोई कन्वर्जन नहीं डिराइव करने की कोशिश करते हैं. आ जाए तो बहुत अच्छा. दैट इज जस्ट ब्रांड प्रेजेंस. यस. और अभी हम लोग पब्लिकेशंस और इन सब के थ्रू कोशिश कर रहे हैं. बाकी आजकल जैसे रील बहुत ज़्यादा चलती है, तो हम लोग इन्फ्लुएंसर से कंटेंट बनवा रहे हैं. फिर गेट रेडी विद मी हमने बच्चों के साथ बनवाया है, सो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए चले क्रिएटिव्स. और फिर आपने ओमनी चैनल मार्केटिंग और रीमार्केटिंग, अपसेल क्रॉस सेल ऑलरेडी बताया कि ये भी काफ़ी बहुत ज़रूरी होता है. आपको जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे इस पॉडकास्ट से पहले, जहाँ पे हम AOV की डिस्कशन कर रहे थे, एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपको इंडिया में क्या रखनी चाहिए टू बी प्रॉफिटेबल, और वो आपके पर्सपेक्टिव से भी प्रॉफिटेबल हो और कस्टमर के पर्सपेक्टिव से भी वो मतलब यूजलेस नहीं हो, वैल्यू फॉर मनी हो. तो उसमें हमने वो यही डिस्कस किया था कि 1499 इज स्वीट स्पॉट फॉर इंडिया राइट नाउ. वो चाहे टियर मतलब जो भी ई-कॉमर्स रन कर रहा है उसके लिए स्वीट स्पॉट परफेक्ट इज 1499. सो 1499 में होता क्या है कि आपका 300 से 350 का प्रोडक्ट आ रहा होगा, तभी आप 1500 में बेच रहे हो. तो 300 से 350 का अगर कोई प्रोडक्ट चाइना से आ रहा है तो उसकी क्वालिटी बेटर होती है वो जो गुजरात में बन रहे होते हैं. ओके. सो जब वो कस्टमर के पास जाता है तो कस्टमर को भी अच्छा लगता है कि थोड़ी अच्छी क्वालिटी आई है. और हम लोग तो कई सीधा बोलते हैं, क्योंकि आजकल ना सबको सेम एड्स दिख रहे हैं, सबको सेम प्रोडक्ट दिख रहे हैं, और कई सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि उन्होंने कहीं से मंगा लिया होता है, फिर हमारा प्रोडक्ट जाता है, वो हमें रिटर्न के लिए बोल देते हैं हमें नहीं चाहिए, हमने मंगा लिया. देन हम क्लेम करके बोल सकते हैं कि हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, यू कैन चेक. तो वो अथॉरिटी लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना मार्जिन कम करने का पड़ेगा शायद, लेकिन अच्छी क्वालिटी बेचोगे तो लॉन्ग काम कर. यस. तो लॉन्ग टर्म बेच पाओगे. सो ये 3 हमारे हो गए. और क्या होगा? ऑपरेशन. तो ऑपरेशन पे आप क्या लाइट डालोगे? ऑपरेशन इज 80% ऑफ द गेम यार. अच्छा. वहाँ पे यू विल मेक मनी और लूज. अच्छा, इतना इम्पोर्टेंट कैसे ऑपरेशन? बहुत ज़्यादा है. सो ऑपरेशन में आपका सारा कुछ आता है. जैसे ही ऑर्डर आया, आपके पास इन्वेंट्री सोर्स हो चुकी है, अब उसको कस्टमर तक पहुँचाना इट्स वेरी इजी जब आप ड्रॉप शिपिंग यूएस में करते हो, बिकॉज वो डायरेक्ट चाइना से उसके घर तक पहुंच चुका होता है. यहाँ पे हमें अपने पास इन्वेंट्री स्टोर करनी होती है. सो व्हेन वी आर हैविंग अ ब्रांड, हमारे पास हमारा D2C ब्रांड हम बोलते हैं, हमें इन्वेंट्री स्टॉक करनी ही पड़ती है, बिकॉज हमें उस पर ब्रांडिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है, स्टिकर लगाने हैं, क्वालिटी कंट्रोल करना है, बहुत सारी चीज़ें, तो हमें इन्वेंट्री स्टॉक करनी पड़ेगी. और अगर हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे करेंगे तो शायद हम पैसा ही नहीं बना पाएँ, बिकॉज वो हमें कॉस्टिंग ही नहीं पड़ेगी, तो हमें बल्क में करना पड़ता है. तो जब हम ये करते हैं तो हमें
सबसे पहला तो अगेन जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने इशू देखा था कि 1000 की जगह 800 है, तो हमें एक पूरी टीम चाहिए जो उस चीज़ को मॉनिटर करेगी। फिर हमारी कॉलिंग की आ जाती है टीम, जहाँ पे हम ऑर्डर वेरीफाई करते हैं। सो हमारे पास अगर 1000 ऑर्डर आ रहे हैं तो हम उसमें से ट्राई करते हैं कि किसी ना किसी ऐप के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्मेशन ले लें, जिस पर हमें मैनुअल कॉलिंग कम हो जाए। तो हम व्हाट्सएप के कई सारे ऐप्स आते हैं जिस पे हम ऑर्डर कंफर्मेशन करा लेते हैं। सो एटलीस्ट 50 to 60% ऑर्डर वहीं कंफर्म हो गए। ओके, सो 500 से 600 ऑर्डर तो 1 क्लिक में कैंसिल या शिप हो जाएंगे। काफी वर्क बच गया। तो वहाँ पे एड्रेस अगर किसी को चेंज कराना है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जब आप ब्रांड बनाते हो D2C ब्रांड, तो आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हो अपनी वेबसाइट पे अपना चीज़ों को ईजी करने में। तो आप जैसे हमने कर रखा है कि हमने डाल रखा है अगर आपका 25 या 30 कैरेक्टर से कम है एड्रेस, तो वो शॉर्ट एड्रेस में चला जाएगा, हमारी तरफ से शिप होगा ही नहीं जब तक वो एड्रेस ज़्यादा नहीं होगा। सो वी कॉल ऑन देम दोज ऑर्डर्स और उनसे वेरीफाई करते हैं कि आप लैंडमार्क दे दो, आप हाउस नंबर दे दो, बहुत सारी चीज़ें, फ्लोर दे दो, तो जिससे वो एग्जैक्ट वो हो जाए डिलीवर। अब वहाँ पे भी हमने अपनी टीम को पूरी स्क्रिप्ट दे रखी हैं कि आप कहीं पे ये मत बोलो कि कैंसिल वर्ड, आप ये मत बोलो कि हम इसको कंफर्मेशन के लिए आपको कॉल कर रहे हैं। यू जस्ट से कि हम आपको आपका कोई प्रेफर्ड टाइम है, प्रेफर्ड डे है, आपको कोई स्पेशल सर्विस आपको रिक्वायर्ड है जो हम अपने डिलीवरी बॉय को बोल के करा सके। सो ये सारी चीज़ें, उससे होगा कि कस्टमर को लगेगा कि ऑर्डर कर रहे हैं। अब हम ऑर्डर कर दिया, एक तो याद नहीं होता लोगों को। हाँ करेक्ट। लेकिन जब आप इस तरह से उनसे बात करते हो ना, उनको नहीं भी चॉइस ही नहीं दे रहे हो उनको, हम चॉइस ही नहीं दे रहे, ऊपर से उनको नहीं भी याद है ना, हाँ। फिर भी वो कहेंगे हाँ हमें याद है, बिकॉज सामने से कोई बंदा उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, वो सेल्स पर्सन नहीं लग रहा है। ऑर्डर कंफर्म हो गया। इसके बाद आता है पैकेजिंग, जो जब मैं वायरल करता था और वायरल से जब मैं शिफ्ट कर रहा था D2C पे, तो मुझे लगता था कि यार बहुत ईजी होगा, हमें क्या करना है, पैकेजिंग तो अच्छी करनी है, बाकी सब तो वही है। लेकिन जब मैं उसमें घुसा तो पैकेजिंग भी इतने तरह की थी जहाँ पे, और जब आप इतना बड़ा वॉल्यूम में कर रहे हो, आपका इतना सारा पैसा लग रहा है, तो आप एक एक रुपये भी बचाने की कोशिश करते हो। सो मैंने खुद मार्केट में हर जगह घूमा हूँ, खुद पैकेजिंग देख कर लाया हूँ कि अच्छा यहाँ पे 4 रुपये में ये मिल रही है, वहाँ पे शायद 3.5 रुपये में मुझे सेम चीज़ मिल जाएगी। तो मैं खुद लोकल में मार्केट में घूमा। फिर उसकी वजह से क्या हुआ, जो शायद मुझे पैकेजिंग ऑफिस में बैठे बैठे 10 रुपये की मिल रही थी, वो मुझे 6.5-7 रुपये में मिल गई। ऑब्वियसली आपने पैसा बचाया, दैट इज योर सोल मार्क। मनी सेव इज मनी अर्न। मनी अर्न, करेक्ट। तो मैंने वो चीज़ करके वहाँ पे पैसा बनाया। अब हमारे स्टिकर का कॉस्ट था, ये छोटी छोटी कॉस्ट थी जो बहुत एडअप हो जाती है, और उसके साथ साथ बंदे भी एडअप होते हैं, क्योंकि अभी कोई ऐसी मशीन नहीं है जो खुद से पैक कर दे, बंदों को ही पैक करना होता है। और जब हम शिपिंग की बात करते हैं, तो शिपिंग में आपका जब आपने देखा होगा वो अमेजोन के पैकेट्स आते हैं, वो वाइट पन्नी में पैक होते हैं। वो उसमें होता क्या है, जो शिपिंग कंपनीज होती है ना, वो वॉल्यूमेट्रिक वेट देखती हैं। वो ये नहीं देखती कि आपका 100 ग्राम का पैकेट है, अगर वो इतना बड़ा पैकेट है, वो 100 ग्राम का ही उसमें वेट आ रहा है, लेकिन इतने बड़े पैकेट को वो 2 kg में भी चार्ज कर देंगे। वो होगा क्या कि वो आपका लेंथ ब्रेथ हाइट देखेंगे। तो अगर आपकी पैकिंग में थोड़ा सा भी लूज है ना, तो आप यू विल लूज मनी और लॉट ऑफ मनी, बिकॉज जैसे 500 ग्राम का अगर मुझे 70 रुपये चार्ज हो रहा है, तो वही 1 kg का मुझे 120 रुपये चार्ज होगा, तो 50 रुपीज़ का वॉल्यूम की तरह से उसमें काम हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी जब मेरे साथ हुआ है बहुत बार, हमने 3-4 लाख वेट डिस्क्रिपेंसी में पे किया हुआ है, और वो पैसा बच जाता अगर हमने शायद कोरोगेटेड बॉक्स ले लिए होते पहले ही, हमने थोड़ा सा फोकस वहाँ कर लिया होता। बट अगेन लूज करके सीखा, हाँ। तो अब वो गलती कभी नहीं होने वाली थी। एंड हम आपको ये बता रहे थे कि आप ये गलती ना करो। सो इसके बाद आता है कि आपने पैकिंग कर दी, फिर आपका जब शिप होता है ना, तो इंडिया में अब ऐसा हो गया है कि एक तो ऑर्डर वॉल्यूम एकदम से बहुत बड़ा है, हाँ, क्योंकि जैसे स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है, स्पेंडिंग पावर बढ़ी है, इंटरनेट पेनिट्रेशन गया। तो मुझे तो ऑर्डर मेरे गांव से आया है, जहाँ से एक्चुअली मैं हूँ, जिस गांव से। कहाँ से हो आप? कानपुर देहात में एक शेरपुर गांव पड़ता है। अच्छा। तो मेरे पापा वहाँ से हैं। ओके। तो मुझे वहाँ से ऑर्डर आया। ओके। एंड आई वाज सरप्राइज कि ये तो डिलीवर नहीं होगा, हाँ। बिकॉज मैंने वंस इन अ वाइल कभी देखा होगा ब्लू डार्ट का बंदा जाता हुआ, हाँ। लेकिन इस पहले तो वो ऑर्डर डिलीवर हुआ। फिर इस दिवाली पे मैं गया था अपने गाँव, मैंने देखा एक्सप्रेस वीज वाले लेके जा रहा है पैकेट, अमेजोन के पैकेट जा रहे हैं वहाँ पे। मैंने कहा अब ये गाँव नहीं बचा है, हाँ। तो यहाँ पे लोग स्पेंड कर रहे हैं। हाँ। तो उनको अब क्या होता है कि जो डिलीवरी बॉय होते हैं ना, उनको पहले मिलता था कि जितने वो ट्राई करते थे उसमें पैसा मिलता था, फिर वो बहुत फेक रिमार्क्स मारते थे। अब क्या होता है, वो गांव में सेटिंग कर लेते हैं कि वो बंदे को बोल देते हैं फ़ोन करके कि ये तो देखो कहीं आपने वेबसाइट से ऑर्डर किया होगा, फेसबुक से, तो ये फेक आया होगा, आप इसको कैंसिल कर दो। तो ये वाली चीज़ बहुत बड़ा इशू आज भी है, जो कि कोई भी अभी तक शिपिंग कंपनी उस तरह से सॉल्व नहीं कर पाई है। बिकॉज जब
इफ़ इन केस मैं ब्लू डार्ट से भेज रहा हूँ तो ब्लू डार्ट में कितने लाख एम्प्लॉयज़ हैं, और वो बंदा जो शिपिंग लास्ट माइल डिलीवरी कर रहा है उस पर इतना बड़ा कंट्रोल ब्लू डार्ट का नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जो शायद वो बोलते हैं ना कि जो परमानेंट नहीं है, जो किसी के कॉन्ट्रैक्ट पे आ रखे हैं, ऐसे हैं, तो उनको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम दिखाना है कि उन्होंने अटेम्प्ट कर दिया, कस्टमर ने मना कर दिया। तो फिर इस केस में क्या होता था, जो हमारा मैं नंबर्स के हिसाब से बताता हूँ, अगर मैंने 100 ऑर्डर भेजे हैं तो उसमें से जो पहला अटेम्प्ट में डिलीवरी होती है ना वो 40 ऑर्डर की ही हो पाती है। और मैक्स अगर आपका ब्रांड बहुत अच्छा है और आपकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, नोन ब्रांड हो, जिसमें पता है कि अगर डिलीवरी बॉय ने गलती करी तो उसकी जॉब भी जा सकती है। सो जो भी बड़े ब्रांड होते हैं ना उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग होती है और वो इस तरह के एक्शन लेते हैं, हम भी लेते हैं, वो हमने उन्हीं से सीखा कि इस करने चाहिए, तो वहाँ पे गलती नहीं करते थे। बट छोटे के साथ वो कर देते हैं कि वो कॉल करके बोल देते हैं। अब उसमें क्या होता था, जैसे ये हुआ हमें उन कस्टमर को फिर कॉल करना है, तो 50 तो जो डिलीवर हो गए, लेकिन उसके बाद के जो 50 बचे हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा आपका एफर्ट जाता है, बिकॉज वो अगले जो 30 डिलीवर होंगे उसी से आपका पैसा बन रहा होगा। तो उसमें हमारा बहुत एफर्ट है, वहाँ पे पूरी एक कॉलिंग टीम डिप्लॉयड है, क्योंकि सबसे पहले व्हाट्सएप जाएगा कि आपको डिलीवरी अटेम्प्ट हुआ था, आपने मना किया या नहीं। अगर आप नो करते हो तो यू वांट टू री अटेम्प्ट इट, डेट पूछेगा, सारा कुछ पूछेगा, टाइम पूछेगा, फिर वो डिलीवरी शेड्यूल हो जाएगी। अगर वहाँ पर रिप्लाई नहीं आता अभी कॉल देम कि ऐसा ऐसा हुआ। वहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग हमें रखनी पड़ती थी, वो शिपिंग कंपनीज को भेजनी पड़ती थी कॉल रिकॉर्डिंग। देन वो उसको केस को या तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था कि वो RTO आ जाता था लेकिन हमें पैसा हमारा डिडक्ट नहीं होता था। तो हम पैसा वहाँ तो बचाते थे, लेकिन इवेंचुअली वो प्रोडक्ट आने जाने में वो कस्टमर लूज़ होता था हमारा, क्योंकि कस्टमर को लगता था ये तो ब्रांड ने किया है। सो फॉर अ कस्टमर जो शायद पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है उसके लिए उनको नहीं पता है कि कौन शिपिंग करता है, क्या ब्रांड है, क्या है। उनको तो लगता है मैंने यहाँ फेसबुक से ऑर्डर किया और फेसबुक ही मुझे ऑर्डर लास्ट तक दे रहा है, तो उनको ये चीज़ समझाना बहुत मुश्किल हो गई, तो वो दूसरी बार ऑर्डर ही नहीं करते थे। बट येस, जैसे जैसे इकोसिस्टम इम्प्रूव हो रहा है तो धीरे धीरे शिपिंग कंपनीज भी इम्प्रूव हो रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है तो सर्विसेज इम्प्रूव करनी पड़ रही है। तो 2018 के कंपैरिजन में आज थोड़ा सा इश्यूज़ वो वाले कम है, लेकिन वो अगेन नए इश्यूज़ आ जाते हैं कि कोई और स्कैम करने लगता है, तो वो आई गेस इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। वो हर दिन कुछ एक नया इशू आएगा, आपको उसको सॉल्व करना है। तो ऑल इन ऑल आपका जो मेजर मैन पावर भी होती है ना वो ऑपरेशन में ही आती है। सो अगर मेरी कंपनी में अभी 100 लोग हैं तो उसमें से 70 से 80 लोग सिर्फ ऑपरेशन में है, क्योंकि इतना बड़ा है। अब प्रोडक्ट चला गया, वो डिलीवर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ RTO आया, फिर हमें उसको रिकनसाइल करना है कि जो मान लो हमने 100 भेजे थे, 40 RTO हो गए, तो 40 आए कि नहीं आए, और वो 40 में से कितने डैमेज आए हैं, कितने खो गए हैं, तो ये सारा कितने वही प्रोडक्ट आए हैं जो भेजे थे। ऐसा होता है हमारे से, मतलब 1000 में से 2 प्रोडक्ट तो निकलते ही निकलते हैं जो हमारे नहीं हैं, किसी और के हैं। अब उसके लिए हमने सीखा कि यार हमें जहाँ पे ये पैकिंग खुलती है ना वहाँ पे हमें कैमरा लगाना है, तो अगर कैमरा लगा होगा तो मेरे रिकॉर्डिंग शिपिंग कंपनी को भेज पाएंगे कि भाई हमने सामने पैकेट खोला है, क्योंकि या तो आप जो डिलीवरी बॉय उसके सामने खोलो, लेकिन अगर 1000 पैकेट आप भेज रहे हो ना डेली, तो आपका जब RTO आना शुरू होता है 1-2 हफ्ते बाद, तो डेली के 250-300 RTO आते हैं, तो आप उसको कैसे सारे खोलोगे उसको बंदे के सामने, तो वो तो कैमरा लगा के करना होता है। तो अगेन ये सारे ऑपरेशंस में ऐसे बहुत सारे और इशूज़ हैं, बट इवेंचुअली स्केल पे ही ये सारे इशूज आते हैं। छोटे में जब आप करते हो ना तो आप शायद ये सब मॉनिटर भी नहीं करते हो, मैं भी नहीं करता था जब मैंने खुद से शुरू किया था। मेरा कितना वेट डिस्प्यूट लगता था, कितने मेरे लॉस्ट हो जाते थे, मुझे यही नहीं पता था लॉस्ट होने पे पैसे वापस मिल जाते हैं अगर आप बात करो। फिर मैंने कोविड के टाइम पे मेरे बहुत ज़्यादा लॉस हुए थे, तो मैंने शायद 21 लाख का ये लॉस वाला वो वापस लिया था पैसा शिपिंग कंपनी से, तो वो मुझे सीख करके ही समझ में आया। तो ये सारे मेजर आप बोल सकते हो ई-कॉमर्स के पार्ट हैं। अगर आपने इसमें से सबको 50 to 60% भी क्रैक कर लिया तो आप एक सस्टेनेबल ब्रांड बना सकते हो, जो कि शायद उस तरह के नंबर नहीं करेगा जो आजकल लोग ऑनलाइन दिखाते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर वो नहीं कर सकते, बट आई मेक श्योर कि आप प्रॉफिटेबल कर रहे होगे उस चीज़ को, बिकॉज छोटे पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है, स्केल पे प्रॉफिट कम बन रहा होता है, तो वहाँ पे आपको बहुत माइक्रो मैनेज करना पड़ जाता है। ओके, आई सी। सो दैट सम्स अप ऑल कि आपको ई-कॉमर्स स्टोर रन करने के लिए क्या क्या चाहिए, काफ़ी डिटेल में हमने आपको बताया। ये तो हमने बात करी अभी तक कि ट्रेडिशनल वेज ऑफ मार्केटिंग की, एड्स चला दी, ओमनी चैनल मार्केटिंग कर दी। आजकल एक काफ़ी नया ट्रेंड चल रहा है ई-कॉमर्स ब्रांड के साथ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना। आप अगर अपना कुछ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो तो वो क्या शेयर आप करोगे, कैसा रहा है आपका? सो मिक्स था मेरे साथ। ओके, कुछ ब्रांड्स में बहुत अच्छा काम किया है, कुछ ब्रांड में नहीं किया है, और वो शायद यही था कि जो इन्फ्लुएंसर पिक हुए थे
उन पे डिपेंड कर रहा था। उनकी ऑडियंस उनके लिए कितनी लॉयल है। क्या वर्क कर रहा था आपके लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, क्या वर्क नहीं करा? मेरे लिए वर्क किया जब मैंने छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर पकड़े, माइक्रो इन्फ्लुएंसर, यस, जिनका लेस देन 10,000 5,000 6,000 वाले भी पकड़े, जिनका एक तो उनकी ऑडियंस है ना कनेक्शन बहुत था। जो मैंने ऐसे 5 to 6,000 वाले लिए ना, मैंने अपनी टीम को मैनुअली लगाया कि गो एंड सर्च हैशटैग और ये सारी चीज़ें हमारे नीच में, और जो भी करता है ना उनको पर्सनली रीच आउट करो। और हमने एक थोड़ा सा ये किया कि अपने ब्रांड को इस तरह से प्रीमियम दिखा के किया ना कि हम जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं ना वही इतना वर्थ का है कि हम आपको पैसे नहीं देंगे। सो ये थोड़ा सा पैसे बचाने की ट्रिक थी, जहाँ पे हमने उनसे बोला बार्टर में करेंगे, लेकिन हाँ आपको टैग करके आपका लाइक वो अवेयरनेस वाला कर देंगे कि आपकी ये प्रोफाइल है, आपको फॉलोअर मिल जाएंगे, लेकिन पैसे 1 रुपये नहीं देंगे। बिकॉज क्या होता था कि अगर आप पैसे दे देते हो ना तो वो कंटेंट तो अच्छा दे देते हैं, लेकिन वो मुझे ऐसा लगा है कि सेलिंग पर्सपेक्टिव, हाँ वो बस जस्ट फॉर द सेक की बनाना है। हाँ वो क्योंकि उनका काम ही यही है कि उनको दिन में 10 वीडियो बनाने हैं, तभी वो कमा पा रहे हैं। जो छोटे इन्फ्लुएंसर होते हैं ना उनको चाहिए कि शायद वो लाइमलाइट मिल जाए, कि ठीक है उनका भी मोटिव वही है कि उनको 10 वीडियो बनाने हैं, लेकिन अभी इनिशियल नहीं बनाने हैं। उनको इनिशियल चाहिए कि मुझे बस कोई ऐसा ब्रांड आ जाए जो ऐड चलाता हो, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए और मैं उसका फेस बन जाऊं। तो ऐसे हमने 10 से 15 लोगों को, मतलब रीच आउट तो बहुतों को किया था, 10 से 15 का रिप्लाई आया, उसमें भी बहुत थे जिन्होंने बोला नहीं हम बार्टर में नहीं करेंगे। तो फाइनल लिस्ट आई थी 12 लोगों की। अब 12 लोगों में हमने 3 से 4 ऐसा कंटेंट लोगों से बनवाया है जो उस समय ट्रेंडिंग था, जैसे गेट रेडी विद मी। तो हमने एक बच्चे को ढूंढा था जो मुंबई का है और वो एक्टिंग भी करता था, बट वही है वो नया नया आ रहा था, तो उसकी मम्मी कहीं पे कनेक्ट हुई हमारे साथ और उन्होंने वीडियो बना के दिया हमें। तो वो जो गेट रेडी विद मी वाली जो पर्टिकुलर उन्होंने 4 ड्रेसेस थी ना, हमारी बेस्ट सेलर उस महीने वही थी। क्या बात है, क्योंकि वो जस्ट कंटेंट आया है। हाँ। अब जब हमने वही सेम कंटेंट इंस्टा के रील ऐड पे प्लेस कर दिया, तो एक तो जब आप स्क्रॉल करोगे आप एड्स देखते हो, रील एड्स, तो वो थोड़ी देर बाद बाय नाउ बटन देता है। हाँ करेक्ट, वो 1 से 2 सेकंड का डिले, और वो बहुत क्लिकेबल भी थोड़ा सा कम ही रहता है। हाँ वो क्लिकेबल कम है, लेकिन उससे हुआ क्या कि बंदा जब स्क्रॉल करके आया उसको लगा कि यार ये ऐड नहीं है, ऐड नहीं, करेक्ट ये एक एक्चुअल रील ऑर्गेनिक कंटेंट है जो कोई ब्रांड डाला है और CTA बटन दिख रहा है। तो फिर अब उससे होता क्या था, अगर हमारी 10 या 12 सेकंड की रील है या 15 सेकंड की रील है, वो जब कंटेंट जब तक उसको वो दिख रही है नीचे बटन, या फिर जब तक उसको समझ में आ रहा है कि यार ये पेड कंटेंट है, तब तक हमने उसको 5 से 6 सेकंड के लिए एंगेज कर दिया। इंस्टा को समझ में आ गया कि दिस इज समथिंग जो लोगों को पसंद आ रहा है, और वो आगे बहुत पुश, वो पेड के साथ साथ ऑर्गेनिक भी हमें मिलना शुरू हो गया। तो हमने ये बहुत ज़्यादा हमारा एक जहाँ पे हमने किया कि हमने एक 1 मिलियन फॉलोअर के साथ किया, वहाँ पे हमें कोई रिजल्ट नहीं आया, और वही 5,000 वाले के साथ किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। क्योंकि वो जो 1 मिलियन वाले थे उनका एक तो अगेन एटीट्यूड इश्यूज रहे हैं, जो मैंने देखा है, फेस किया है, होते हैं, आ जाते हैं, वो अपने टर्म्स पे काम करते हैं, हमें कंटेंट फ्लेक्सिबल कम होते हैं। हमें 3 महीने बाद कंटेंट मिला और हमने जो प्रोडक्ट भेजे उसमें से गलतियाँ निकालना शुरू कर दी कि नहीं ये वाले का ये कलर नहीं मंगाया था, वो वाले का वो कलर नहीं मंगाया था। सो मुझे समझ में आया एक बड़े कंटेंट क्रिएटर से अच्छा है कि आप 20 माइक्रो कर लो, अग्री में भी शायद थोड़ा बहुत किसी को पैसा दोगे, लेकिन वो जो 20 होंगे ना वो ज़्यादा सेल ला के देंगे, और उसमें से किसी एक की रील वायरल होगी ना तो आपके पास 20 अपने आप आ जाते हैं। तो अभी अगर मैं अपना इंस्टाग्राम पे वो बेबी लामा का ओपन कर दूं इंस्टाग्राम पे, उसमें यही है, लेट्स कोलैब, आई एम ओपन फॉर कोलैब। बिकॉज हमने वो कंटेंट बना के एड्स इतनी चलाए, इतना ज़्यादा डाला, जो देखता था, जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा है वो खुद ही हमें अप्रोच कर रहा है। सो फॉर ब्रांड वाली चीज़ मेरा तो ये लर्निंग थी कि छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर के पास जाओ, उनको ग्रो कराओ, तो वो आपको ग्रो भी कराएंगे। बड़े वालों के पास ऑलरेडी इतने ऑफर होते हैं ना कि वो आपको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। अगर आप ब्रांड नहीं हो कोई वैसा जहाँ पे उनको कुछ एक बहुत बड़ी लाइमलाइट मिल रही हो, तो आई वोंट सजेस्ट कि अगर आपके पास बहुत बड़ा पैसा लगेगा, फंडेड अगर नहीं हो तो छोटे के पास जाओ, फंडेड हो तो आप किसी को भी ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं। क्विक टिप्स अगर आप देना चाहो जाते जाते नए लोग जो D2C ब्रांड या ई-कॉमर्स स्टोर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। जो मैंने अपनी 8 साल की जर्नी में सीखा, सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने करी थी कि जो मेरा लर्निंग प्रोसेस था वो स्लो था। अगेन आई गेस वो शायद मेरी गलती नहीं होगी या टाइम की थी, बिकॉज उस समय इतना कंटेंट नहीं था। तो आजकल क्या होता है ना, जब भी कोई थोड़ा सा नंबर कर लेता है ना, वो सोचने लगता है कि यार मुझे सब आता है, मैं सब कर लेता हूँ, और फिर वो उसके बाद ना लर्निंग करना खत्म कर देता है, वो कुछ भी नया नहीं सीखता है, वो वही 1 साल पुराना कंटेंट यूज करके कर रहा होता है।
और उसके बाद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है, रिजल्ट्स कम होना शुरू हो जाते हैं, एंड देन इवेंचुअली अगर वो नया कुछ नहीं करेगा तो वहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है, वो बिज़नेस ख़त्म हो जाता है। और मैंने कई लोगों को देखा है जो ई कॉमर्स में बहुत अच्छा कर रहे थे एंड देन दे मूव टू एजेंसी या कुछ और, द ओनली रीज़न वॉज कि वो कुछ नया नहीं सीख रहे थे। सो मैं तो हमेशा कहूँगा कि भाई आप कितने भी नंबर्स बड़े बड़े कर रहे हो, मैं आज भी सारे फॉरम्स में हूँ, मैंने अपना ग्रुप, खुद का ग्रुप इसलिए बना रखा है कि वहाँ पे मुझे डेली कुछ ना कुछ नया कंटेंट मिलता है। मैं खुद नहीं डालता हूँ, वो मेंबर डालते हैं जो कर रहे हैं काम, करेक्ट, तो मुझे वहाँ से भी लर्निंग मिलती है। इनके ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, काफ़ी अच्छी कम्युनिटी इन्होंने बना रखी है अराउंड ई कॉमर्स। सो ये था। देन सेकेंड ईयर जो मैंने खुद गलती करी, किसी भी प्रोडक्ट से प्यार मत करो। ओके। सो मतलब वो बोलते हैं ना, मोहब्बत कई जगह नुकसान करती है, हाँ। यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान करती है, क्योंकि एज अ न्यू ड्रॉप शिपर जब आप जाते हो, सो हमारा इंटेंशन क्या होता है यार, पैसे बनाना, हमने पैसे लगाए, पैसे बनाए। अब मेरे साथ बहुत बार हुआ, बहुत प्रोडक्ट में हुआ, वहीं से सीखा मैंने कि जब आपका पहला 200 रुपये लग गया ना, और प्रोडक्ट आप 1000 रुपये का बेच रहे हो सपोज, तो और सेल नहीं आई, तो आपको लगता है यार ठीक है मैं 500 तक स्पेंड करता हूँ, सेल आ गई तो 500 रुपये का सेल हो गया, 200 रुपये का प्रोडक्ट हो गया, मैं शायद ब्रेक इवन हो जाऊँगा। फिर आप 500 रुपये स्पेंड कर देते हो, तब भी नहीं आई। फिर होता क्या यार, 500 तो कर दिया है, अब 200 और कर लेते। ये साइकिल ना खत्म नहीं होती, ये सही बात है, अग्री। और उस चक्कर में शायद जहाँ पे आप 200 रुपये स्पेंड करके रुक सकते थे और आप दूसरे प्रोडक्ट पे स्पेंड करते थे, वो आपने 5-10 रुपये तो इसी पे लगा दिए। और ये यूएस में बहुत ज्यादा होता था, बिकॉज यूएस में सबने वो दिमाग में लगा रखा है ना कि कॉस्ट बहुत महंगी होती है, बहुत महंगी होती है, तो करना पड़ेगा। लेकिन यार आप सही प्रोडक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो कैसे पता लगेगा? उसके लिए आप मल्टीपल प्रोडक्ट टेस्ट करो। अपने जो आपके नंबर्स है ना, जो मतलब जस्ट सेल मत देखो आप, जो मैंने बताया CPM, CTR, CPC, ये सब भी देखना शुरू करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो नए मार्केटर्स या मैंने जो देखा कि आजकल लोग सीखते हैं, उनमें इस चीज़ की ना बहुत मतलब उस तरह से फोर्स, मतलब वो नहीं दिखाया, वेटेज नहीं दिखाई जाती है। उनको बस बोल दिया जाता है कि ठीक है ये नंबर है, ये देख लेना, सेल आ गई तो चलने दो, नहीं आई तो बंद कर दो। बट इवेंचुअली वो सेल आ सकती भी है कि नहीं, वो तभी आप जब अपने KPIs देखोगे तभी समझ में आता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत करते हैं। और थर्ड, अपने प्रॉफिट और लॉस जो भी है डेली का एक मोटा नंबर आपको पता होना चाहिए। MIS आपके पास होना चाहिए, आपका MIS। तो अभी हमारे एक प्रॉपर टीम है अलग, जिसका काम है सिर्फ डेटा बनाना। सो अगर मुझे दिमाग में रात को आया कि ठीक है मेरे इतने % प्रीपेड ऑर्डर हैं, उसमें से कितने % है जो सिर्फ इस जोन से आए हैं, यहाँ पे मैं शिपिंग कम करा सकता हूँ। सो अब जब आप वॉल्यूम में करते हो, आपको ऐसे ही दिमाग आता है कि मेरी यहाँ की शिपिंग ना इतने रुपए लग रही है, लेकिन मेरे वहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है COD पे, तो मैं यहाँ पे इनको बोलता हूँ मेरा COD पे कम कर दो, प्रीपेड पे रखो वही COD पे कम कर दो। तो ये सारी चीजें डेटा तभी काम हो सकती है, डेटा बनाने वाला हो। और आपको समझ में आए कि आपको डेटा क्या चाहिए, क्योंकि टीम तो बना के दे देगी, अब आप उसमें क्या बनवा रहे हो, उसको कैसे यूज कर रहे हो, वो आप पे बहुत डिपेंड करेगा। सो 3 चीजें हमेशा, सबसे पहला वही कि हमने आप किसी प्रोडक्ट से प्यार मत करो। सेकंड था कि आप जो भी पुरानी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि आप उस पर ही डिपेंडेंट रहो, नई चीजें सीखते रहो। और थर्ड ये कि आप डेटा आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और यूनिट इकोनॉमिक्स समझ में आनी चाहिए कि मैं एक प्रोडक्ट बेचने पे कितना पैसा बना रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कि 1000 प्रोडक्ट बेच दिए इतना आ गया, बड़े बड़े नंबर तो दिखते हैं, लेकिन बैंक में वो जब नहीं आता ना तो समझ में आता है। क्योंकि हमने एक मंथ था जहाँ पे 1.73 CR की सेल करी, आफ्टर कैंसिलेशन इट वाज 1.54 CR, और हमने 17 लाख का लॉस किया था। सो अभी हमने बात करी थी कि प्रोडक्ट जो हम 800 रुपये का बेच रहे थे, वो 800 रुपये का सोर्स हो रहा था। तो वो इसीलिए हुआ ना कि हमने शायद उसका यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं किया था, उस टाइम डेटा पढ़ नहीं रहे थे सही से। ये सारी गलतियों से ही समझ में आया कि बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये 3 चीज़ें ध्यान रखते हो तो आई गेस बाकी चीज़ें बहुत आराम से मैनेजेबल होती हैं। इन चीज़ों के बारे में ना जल्दी कोई बताता नहीं है। करेक्ट, ये करके ही सीखी है। एंड अगेन ऐसी सीक्रेटिव और एकदम डेप्थ नॉलेज के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कुशल्स कॉन्वर्सेशंस को फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब। थैंक यू निलय फॉर कमिंग हियर, शेयरिंग इतनी सारी वैल्यूएबल इनसाइट्स हमारी ऑडियंस के साथ। आपको भी अगर ऐसी और इनसाइट्स चाहिए तो मैं निलय का इंस्टाग्राम हैंडल और इनकी कम्युनिटी का लिंक नीचे डाल दूंगा। इनफैक्ट आपका भी यूट्यूब चैनल है करेक्ट? यस, ईगो एमबेसी के नाम। हाँ, इनके ग्रुप के नाम से ही, वो भी डाल दूंगा। आप जाइए, चेकआउट करिए, स्टार्ट करिए अपनी ई-कॉमर्स जर्नी को। दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल, हमारे क्लिप्स चैनल को, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।